चलिए बात करते हैं हरित क्रांति से हमारे क्या क्या नुकसान हैं। तो हम देखते हैं हरित क्रांति के दोष। हरित क्रांति हमारे देश में आई 1960 के दशक में आई। उस समय लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इस क्रांति को शुरू करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। लेकिन उस समय के हिसाब से ये बहुत अच्छी थी। इसने हमें खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर तो बनाया, हमें आर्थिक संकट से उबारा। लेकिन एक स्थिति हमारे सामने आती है जब हम इसको लंबे समय तक इसको इस्तेमाल हरित क्रांति हम अपने कृषि पद्धति में जब अपना लेते हैं तो एक स्थिति हमारे सामने आती है कि उसमें बहुत सारे नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। वो सभी नुकसान क्या थे, हम उनकी विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली चीज़ हम देखते हैं कि हमने जब अपनी खेती में HYV, हम एक एक टॉपिक जो अभी हमने हरित क्रांति में हमने किन किन चीज़ों को लिया था उन्हीं का अब हम एक एक करके नुकसान देखें। जैसे हमने देखा था कि HYV हरित क्रांति के दौरान हमने हाई यील्ड वैरायटी के बीज इस्तेमाल करे थे। हाई यील्ड वैरायटी के बीज जो कि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए थे, ये उत्पादन बढ़ाते थे। लेकिन इससे फायदा तो हुआ, हमारा उत्पादन बढ़ा इससे, लेकिन इसका नुकसान अगर हम देखें तो ये देखते हैं कि इन फसलों की पोषकता में कमी हुई। उत्पादन तो बढ़ा लेकिन इन फसलों की पोषकता में कम हुई। जितनी पोषक और पोषण जितना पहले प्रदान करती थी यह अब उतना प्रदान नहीं करती, क्योंकि एक ये प्राकृतिक रूप से जो चीज़ होती है अगर हम उससे छेड़छाड़ करें तो उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन हो जाता है। तो उन फसलों में पोषकता में कमी आई। दूसरा हम देखते हैं कि हमने जो कीटनाशकों का इस्तेमाल किया, जब हमारी फसलों में कीड़ा लगा, कीड़ा भी अलग अलग तरीके से लगता है, तो कई तरह के कीटनाशक हमारे सामने जब आने लगे, हम उनको फसलों में डालने लगे, तो उससे हमारी पर्यावरण की हानि हुई। तो पर्यावरण की हानि होने से ही हमारे पूरे मानव समाज और हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम, क्योंकि कीटनाशक हम कीटों को मारेंगे तो हमारा जो जैव विविधता है वो जैव विविधता में असंतुलन पैदा हो जाता है। क्योंकि यहाँ जैव विविधता में क्या है, हर एक प्राणी दूसरे प्राणी से किसी न किसी रूप में संबद्ध है। तो उनमें जो संबंध है उस संबंध को अगर हम तोड़ेंगे तो उस संबंध को तोड़ने से वो संतुलन बिगड़ेगा, और संतुलन बिगड़ेगा तो हमारा पर्यावरण डामाडोल होगा और हम मानव स्वयं उस पर्यावरण का हिस्सा है, तो हमारा जीवन भी उससे प्रभावित होगा। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि कीटनाशक हमने फसलों में डाला तो कीड़े मरे, और कीड़ों पर जब जहर पड़ा, कीटनाशक जहर हुआ कीड़ों के लिए, तो जब उन पर जहर पड़ा तो उनको जिन्होंने खाया, जैसे चूहे ने खाया, मेढक ने खाया, तो वो भी मरे। हमारी जमीन में केंचुए होते हैं जिन्हें हम कहते हैं किसान का मित्र होता है, भूमि को उर्वरा शक्ति प्रदान करता है। लेकिन जब हमने खेतों में कीटनाशक डाला तो हमारे केंचुए भी मरे उनसे। यानी कि जो अच्छे कीट हैं, बुरे जो कीट जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके साथ हमारे अच्छे कीट जो भूमि को उर्वरा शक्ति प्रदान करते हैं वो भी समाप्त हो गए। तो कीटनाशक हमारे लिए फायदेमंद लंबे समय तक के लिए साबित नहीं हुई। एक केवल फौरी राहत ही हमें इससे मिली थी हरित क्रांति के दौरान। लंबे समय तक इनका इस्तेमाल करना बहुत ही घातक है। और ये केवल इतना ही घातक नहीं, ये जब हम खेतों में कीटनाशक डालते हैं और वो कीटनाशक पानी के साथ रिस के हमारे भूमिगत जल में भी मिलता है, और जब हम उसको पीते हैं तो वो हमारे लिए एक स्लो पॉइजन का काम करता है, क्योंकि वो इतना पानी में घुला होता है तो वो सीधा हमारे शरीर में तो नहीं जाता। एक पूरी सांद्र मात्रा में वो पानी में घुल के उसकी मात्रा कम हो जाती है, लेकिन वो हमें फिर कहीं ना कहीं हमें कैंसर, हमारे किडनी, हमारे लीवर, इन चीज़ों को डैमेज करना शुरू करता है। तो और उसके साथ वो पूरे भूमि में भी फैल जाता है, भूमि के जल को भी प्रदूषित करता है और भूमि में भी फैलता है। तो कीटनाशक हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे मानव पर्यावरण के लिए, हमारी जैव विविधता के लिए किसी भी तरीके से कीटनाशक एक सही चीज नहीं। ये दोष सबसे बड़ा हरित क्रांति के रूप में आज हम भुगत रहे हैं। अच्छा, आगे देखते हैं हम रासायनिक उर्वरक। हमने रासायनिक उर्वरक डाले तो उससे हमारी फसलों में बहुत तेजी से उत्पादन बढ़ा, लेकिन उसका दोष ये हुआ कि भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगी। भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लग गई, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को तेजी से फसल को देंगे तो वो चीज़ भूमि से कम होगी। अब जब हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ एक काम और किया,
हमने एक काम ये किया कि हमने अपने प्राकृतिक तरीके से जो रासायनिक खाद, हमारे जो रासायनिक नहीं जैविक खाद थी, उनका इस्तेमाल काफ़ी कम कर दिया। पहले लोग जैविक खाद का इस्तेमाल करते थे, खेतों में गोबर डालते थे, तो गोबर डालना बहुत जरूरी है और यही सबसे हमारी अच्छी पौष्टिक खाद है। इसके अलावा कई प्रकार की खादें होती हैं, जैविक खादें, जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद, वो हम केंचुओं की सहायता से तैयार कर सकते हैं, तो वो खादें ज़्यादा हमारी बेहतर है। उनको इस्तेमाल करने से हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। यहाँ पर जो रासायनिक उर्वरक है, ये भूमि को उपजाऊ नहीं बनाते, ये सीधे पौधे को पोषण प्रदान करते हैं, भूमि से पौधे का संबंध समाप्त करते हैं, सीधे वो पौधे की जड़ों में, उर्वरक पौधे की जड़ों में जाता है और पौधे भी विषैले होते हैं, उनके पोषण में भी कमी आती है। एक हम देखते हैं, हमने कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों की वजह से हमारे फसलों में भी उनकी गुणवत्ता में कमी आती है और वो विषैली होने लगती है। कई बार ऐसा हो चुका है कि भारत ने अपनी फसल दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए भेजी, लेकिन उन देशों ने, विकसित देश थे, उन देशों ने हमारी फसलों को चेक किया तो उनमें कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों की मात्रा पाई गई और उन्होंने उनको लेने से मना किया। तो आप ये देख सकते हैं कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होने लगा कि हमारे देश में हम क्या खा रहे हैं, जो दूसरा देश कह रहा है ये खतरे वाली फसल है, वो फसल। आप देखते हैं मशीन, जो हमने हरित क्रांति के दौरान मशीनों के उपयोग को खेती में बढ़ाया, उससे हमें फ़ायदा हुआ, उससे फ़ायदा हो भी रहा है, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू ये है कि इससे हमारे समाज में बेरोजगारी बढ़ रही है। क्योंकि पहले जो काम किसान करते थे और किसान मजदूर करते थे, उनके परिवार वाले करते थे, वो काम अब बहुत सारे लोग जो करते थे, वो बहुत सारे लोगों का काम अब एक मशीन कर देगी। एक मशीन काम कर देगी तो बहुत सारे लोगों का रोजगार छीन। जैसे हम देखते हैं कि पहले ट्रैक्टर से खेती नहीं होती थी, पहले हलों के द्वारा, बैलों के द्वारा खेती होती थी, तो उससे बैलों का व्यापार भी होता था, जो कि एक छोटे लेवल पर कई लोग करते थे। तो अब ट्रैक्टरों का उत्पाद हो रहा है, जो कि एक बड़े लेवल पे कारोबारी कर रहा है, तो छोटे स्तर से निकल के पैसा बड़े स्तर पे आ गया। मशीनों में थ्रेसिंग मशीन आ गई। पहले धान की फसल पीट कर, गेहूँ की फसल पीट कर गहाई जाती थी, अब थ्रेसिंग मशीनों के द्वारा गहाई जा रही है, बहुत तेज़ी से काम कर रही है। तेज़ी से काम कर रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन इस तेज़ी से हमारे जो लोग बेरोजगार हो गए, उन्हें आप बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। तो ये एक बहुत अच्छा पहलू तो है मशीनों का इस्तेमाल, उसके साथ इसका एक बुरा पहलू भी हमें नजर आता है। हरित क्रांति का हम दूसरा एक और जो हिस्सा देखते हैं, सिंचाई। सिंचाई करना बहुत अच्छी बात है और सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन सिंचाई के तरीके जो हमने हरित क्रांति के दौरान अपनाए, उन तरीकों को हमने इतना अधिक, यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि उनको हमने बहुत अधिक इस्तेमाल कर दिया, इतना अधिक इस्तेमाल कर दिया कि अब हम जल संकट का सामना कर रहे हैं। जैसा कि हमने बात करी थी सिंचाई, हमने बांध बनाए, ये तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इससे अधिक सिंचाई हमने पंप सेट, नलकूप, ट्यूबवेल, यानी भूमिगत जल, ये सारी चीज़ें भूमिगत जल हैं। पंपिंग सेट, नलकूप, ट्यूबवेल, ये सब भूमिगत जल को खींच के बाहर लाके जमीन पर लाती है। तो हमें इन चीज़ों पर अपनी निर्भरता बहुत बढ़ाई और इनका बहुत अधिक उपयोग किया। इस उपयोग करने से, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका था सिंचाई का, जमीन के अंदर मशीनों से छेद करिए और पाइप फिट करके मोटर, बिजली या फिर डीजल से चलने वाले इंजनों की सहायता से वहाँ का पानी खींच के सिंचाई कीजिए। तो ये सबसे आसान तरीका था। तो इस आसान तरीके को सब लोगों ने अपनाया और इतना अधिक सिंचाई करने लगे, इतना अधिक इस्तेमाल करने लगे भूमिगत जल का, उस पर भूमिगत जल में इतने ज़्यादा निर्भर हो गए कि आज हमारा जैसे ही गर्मी का मौसम आने लगता है, भूमिगत जल समाप्त होने लगता है। क्योंकि हमारी भूमि में जल कहाँ से आता है? ऊपर का ही जल। जब बरसात होती है, वर्षा के जो 4 महीने हमारे जुलाई से लेकर सितंबर तक हमारी बरसात होती है, तो उन्हीं बरसात के दौरान जो बारिश का पानी भूमि में रिस कर नीचे पहुंचता है, वही भूमिगत होता है, वही भूमिगत जल। ये वर्षा का ही जल का दूसरा रूप है कि भूमिगत जल के रूप में हमें मिल रहा है। हम उसको खींच रहे हैं और बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो भूमिगत जल जो कि संचित है, वो कब बढ़ता है? जब बरसात हो। अगर 30 साल बरसात कम हो तो भूमिगत जल भी की मात्रा भी कम होती है और हम उसको खींचते हैं उतना ही, उससे भी अधिक बल्कि, तो हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है।
एक और प्रवृत्ति आजकल की किसानों में, यहाँ पे थोड़ी गलती किसानों की भी है, क्योंकि अधिक उत्पादन करने के लिए भूमि का अधिक इस्तेमाल करते हैं, किसी भी समय खेत को खाली नहीं छोड़ते। सघन खेती और लगातार कृषि, ये भी हरित क्रांति ने हमें सिखाई और इसका हम बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार खेती करें, लगातार खेती करने से क्या होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है, क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की कमी होती रहेगी। अगर हम कुछ समय भूमि खाली छोड़ेंगे तो भूमि वायुमंडल से पोषकता को प्राप्त कर सकती है, वायुमंडल से पोषकता को प्राप्त करती है, वही पोषकता पौधे को प्रदान करती है। लेकिन अगर हम उसको खाली नहीं छोड़ेंगे तो वो पोषकता प्राप्त कहाँ से करेगी, वो तो पोषकता पौधे को ही प्रदान करने में लगी रहेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम भूमि को खाली नहीं छोड़ें। अब यहाँ पर हम लगातार खेती करने से भूमि की उर्वरा शक्ति तो कम होती ही है, जल संकट की स्थिति भी आती है। जल संकट की स्थिति इसलिए आती है क्योंकि हम अगर अपने आसपास में देखें तो हमारे बहुत सारे किसान जमीन को खाली नहीं छोड़ते। आपने देखा होगा कि सामान्यतः हम जून लास्ट में या जुलाई शुरुआत में हम धान की फसल लगाते हैं, और धान की फसल लगाते हैं, और जो हमने रबी की फसल देखी थी, हम मार्च या अप्रैल में हम रबी की फसल काट चुके होते हैं। नवंबर में रबी की फसल लगती है और मार्च या अप्रैल में रबी की फसल काट ली जाती है। तो मार्च या अप्रैल, मान लीजिए अप्रैल में या मार्च लास्ट में रबी की फसल काट ली, तो अप्रैल मई जून ये 3 महीने खेत हमारे खाली रहते हैं। तो इनकी उर्वरा शक्ति ये खुद स्वयं वायुमंडल से खींचकर प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कई किसान ऐसे होते हैं जो अप्रैल मई जून इन महीनों में भी खेत को खाली नहीं छोड़ते। इन मौसमों में भी भूमिगत जल को निकालकर जल्दी 80-90 दिन के या 2 महीने के अंदर हो जाने वाली चावल की, धान की ऐसी पैदावार आती है, उसको ये उस दौरान लगाते हैं। भूमिगत जल, क्योंकि उस दौरान बारिश नहीं होती, धान को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, तो उस दौरान भूमिगत जल निकाल के खेतों में भर दिया जाता है और उससे सिंचाई की जाती है। और आप ये देख सकते हैं अपने आसपास कि अप्रैल मई जून ये बहुत गर्मी का समय होता है। इस समय सूर्य बहुत प्रचंड होता है जो पानी को खींचता है, वाष्पोत्सर्जन बहुत करता है। तो अगर हमने भूमिगत जल निकाला और उसे भर दिया खेत में, अब वो सूर्य ने सोख लिया, बहुत जल्दी सूख लेगा, फिर हमें पानी भूमिगत जल को निकाल के फिर सिंचाई करनी पड़ेगी, फिर सूर्य सूखेगा। तो इस तरह से हमें भूमिगत जल बहुत ज़्यादा निकाल कर सिंचाई करनी पड़ती है, और ये हमारे जल संकट का कारण बनता है। जो भूमिगत जल का जो संकट हो जाता है, हम इस वजह से जल संकट का कारण भी बनता है। आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि वैसे इस कृषि पे हमारे प्रतिबंध लगा, जो अप्रैल मई जून में जो धान की जो फसल 80-90 दिन वाली तैयार की जाती है, 2 महीने वाली 7 दिन वाली जो फसल तैयार की जाती है, इस पर हमारे प्रतिबंध लगा। पांचनगर विश्वविद्यालय ने इसको लेकर कई बार लोगों को चेताया भी है कि ये फसल ना की जाए, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी समाप्त होती है और जल संकट की स्थिति भी आती है। और इस पर हमारी सरकार ने बड़ा प्रतिबंध लगाया, लेकिन ये खेती फिर भी चल रही है। तो कानून लागू तो है लेकिन व्यावहारिक रूप नहीं ले पा रहा है, और स्थिति जन सामान्य को जल संकट के रूप में झेल रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हरित क्रांति जो कि बहुत अच्छी रूप में शुरू हुई, जिसको हम बहुत अच्छा पहले समझते थे, आज उसके हमें बहुत सारी न्यून पोषकता, पर्यावरण की हानि, भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी, बेरोजगारी और जल संकट जैसे कई सारी हानियों का सामना हम आज कर रहे हैं।